रिकॉर्डिंग। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। हम सैलरी में है, अपन को देखना है कि बहुत सारी लीव, सैलरी, लीव इनकैशमेंट वगैरह वगैरह मिल रहा है, तीनों में फर्क क्या है। पहला है लीव सैलरी, ये रिटायरमेंट का बेनिफिट है। 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स में से एक ये मिलता है अपन को। रिटायरमेंट में मिलेगा तो कुछ एग्जेम्प्ट होगा, कुछ टैक्सेबल होगा। अगर ड्यूरिंग द जॉब मिल जाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्पशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। एग्जेम्पशन आती कौन से सेक्शन में है? अंडर सेक्शन 10 में, 10 डबल ए में। ठीक है, सेक्शन तो मत भी याद हो तब भी चलेगा। 3 पॉइंट लिखे थे हमने। पहला पॉइंट क्या है कि जितना आपने एक्चुअली में रिसीव करा। मान लो मैं कहती हूँ कि मुझे 7 लाख रुपए रिसीव हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल अपना कि अपन को 7 लाख रुपए रिसीव हुआ है। थर्ड आता है अपना स्टैट्यूटरी लिमिट की, फिक 25 लाख रुपए से ज्यादा तो आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। अब मान लो मेरा एक्चुअली रिसीव 27 लाख होता, तो मेरा यहाँ पे कैप 25 लाख रुपए पे लग जाता, इन दो को अगर मैं देखती। बाकी तो 2 पॉइंट और मुझे निकालने हैं। ठीक है, बट अगर अपना मैक्सिमम कितना एग्जाम्प्ट हो सकता है, 25 लाख रुपए तक का ही एग्जाम्प्ट हो सकता है। ठीक। थर्ड आता है कि 10 मंथ्स लेके आप उसको एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालनी है कि वो होती क्या है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है आपका? अर्नड लीव्स, जो उसमें प्रोविजन में लिखा है, अर्न लीव्स टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय इनटू आपका जो एवरेज सैलरी है। ठीक है, अगर मुझे इस पूरे 4 पॉइंट्स में एक क्या पता चल जाए, एवरेज सैलरी पता चल जाए, और एक ये पता चल जाए, अर्नड लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, ये पता चल जाए, तो मेरा पूरा फॉर्मेट पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात आती है कि आपका एवरेज सैलरी पता लगा लेते हैं। ये सारे पेन मोटे कैसे हो गए? एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी में क्या आता है अपने पास? बताओ। वही एचआरए वाली। यस मैम। बेसिक बेसिक प्लस डीए प्लस फॉर्मिंग। डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस अपना परसेंटेज बेस्ड परसेंटेज का कमीशन। कमीशन, परसेंटेज बेस्ड कमीशन। ठीक है, तो जो मेरी सैलरी आएगी, अब एवरेज सैलरी बोला तो एवरेज करना पड़ेगा इसको, डिवाइडेड बाय 10 मंथ और इनटू 10 मंथ्स कर देंगे। है, एवरेज सैलरी निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 10 मंथ कर देंगे, और इनटू हम्म। अपन को 10 मंथ्स करना है, तो वो अपना एवरेज सैलरी के बराबर अमाउंट आ जाएगा। हम्म। यहां तक कोई दिक्कत नो मैम। है? नीति समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ। अब यहाँ पे अपना पॉइंट आता है कि अर्नड लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। अब ये क्या करा है इन्होंने? भाई ये कहते हैं कि आपको, जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने भाई मान लो बहुत सारी लीव्स दे दी आपको। ठीक है, बहुत सारी लीव्स ले ली, मान लो उसने साल में आपको दे दी 50 लीव्स, हर साल, एवरी ईयर। ठीक है, और तुमने ली हर साल एवरी ईयर, तुमने ली मान लो 20 या 30 लीव ली, तो तुम बैलेंस बचा के उनका क्रेडिट इकट्ठा करे जा रहे हो ताकि जब तुमको वो मिले तो तुम्हारे पास बहुत सारा क्रेडिट हो जाए, जिसके हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। पर इनकम टैक्स थोड़ा इतनी छुट्टियां दे देगा तुमको। इनकम टैक्स कहेगा भाई तुम्हारा एम्प्लॉयर बहुत दिलदार है, वो तुम्हें इतनी सारी छुट्टियां दे दे रहा है, बट हम इतने वो नहीं है, हम तो नहीं देंगे इतनी छुट्टियां। ठीक है, तो इनकम टैक्स में मैक्सिमम कितनी लीव्स अलाउड होती है? 30 पर 30 डेज पर ईयर। पूरे साल में आपको 30 डेज पर की ईयर। लीव्स अलाउड होती है। यहां तो कोई दिक्कत बताओ है? अब आता है कंपैरिजन, चलता है। अब किस में कंपैरिजन होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसने कितनी छुट्टी दी, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउड कितनी थी। ठीक है,
फिर पता चलेगा कि क्या मेरे पास क्रेडिट बच रहा है नहीं बच रहा है, क्या मैंने एक्स्ट्रा छुट्टियां ले ली, या मेरा नेगेटिव में आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। इनकम टैक्स का तो फिक्स है कि भाई वो 30 दिन की ही 30 डेज अलाउ कर रहा है। ठीक है। इसमें तो अपन को निकालना ही नहीं है कुछ भी। अब मान लो एम्प्लॉयर ने अलाउ करी थी 50 डेज पर ईयर, ठीक है, और मैंने ले ली 30 डेज पर ईयर। तो मेरे पास एज पर एम्प्लॉयर कितना क्रेडिट बनता है, 20 डेज पर ईयर का। बताओ। ये है एम्प्लॉयर की वर्किंग, है वर्किंग फॉर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की लीव्स के अकॉर्डिंग मेरे पास बनता है क्रेडिट 20 दिन का। ठीक है। पर इनकम टैक्स कहता है कि भाई हम तो मैक्सिमम 30 देते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास क्रेडिट कितना है, 20 दिन का है। तो अब इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्चुअल क्रेडिट। अब टैक्स में तो सारी चीजें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होगी, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल लीव्स का क्रेडिट कितना बनता है। इनकम टैक्स वाला था 30 डेज का, और हमने एक्चुअली में कितनी ली, 30 डेज ही ली। तो क्या मेरे पास एक्चुअली में कोई क्रेडिट बचा, नहीं बचा। जबकि मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से तो मेरे पास 20 दिन का क्रेडिट बचा है, बट एज पर इनकम टैक्स मेरे पास कोई क्रेडिट नहीं बचा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अर्नड लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे तो मेरे पास क्रेडिट ही जीरो आ जाएगा। तो मेरा तो ये ही पूरा जीरो हो जाएगा, नील। तो मेरे को एग्जेम्पशन ही नहीं मिलेगी। बट अगर मैं एम्प्लॉयर की तरफ से देखती तो मैं 20 दिन के क्रेडिट से मल्टीप्लाई कर देती एवरेज सैलरी, जो कि गलत होता, क्योंकि हमें इनकम टैक्स में लिमिट ही उतनी है जितना भाई इनकम टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं। ठीक। आपको बस ये पहचानना है कि क्रेडिट निकालना कैसे है, बाकी तो सब हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है आपको कि आपने पूरे अपने रिटायरमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट में कितनी लीव्स बचा ली। ठीक है। जिसका क्रेडिट आपको लीव सैलरी का मान लो 9 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक है। मान लो मैंने पूरे अपने 30 साल काम किया, मैंने 30 इयर्स काम करा, और मैंने 200 डेज अपनी क्रेडिट बचा ली। ये क्रेडिट किसके तरफ से होगा, एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉयर की कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 200 दिन बचा लिए 30 साल में। ठीक है। अब अगर मैं अब मैं ये निकालना चाहूँ कि मैंने एक्चुअली लीव कितनी यूटिलाइज करी, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि मेरा एम्प्लॉयर देता कितना था लीव्स अलाउड, मतलब लीव्स अलाउड पर ईयर कितनी थी। अगर उसमें से मैं ये माइनस कर दूं कि मेरे पास बची कितनी है, तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा मैंने यूटिलाइज कितनी करी। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब मान लो वो देता था, कैलकुलेट, मान लो वो देता था 25 डेज पर ईयर। ठीक है। तो मेरे को टोटल कितनी अलाउड थी 30 सालों में, 25 × 30 कर सकती हूँ मैं। 12 से तो नहीं करूंगी क्योंकि पर ईयर का है ना। ठीक है। तो 25 × 30 कितने हो गए, 750 डेज हो गया ये। ठीक है। और क्रेडिट मेरे पास कितना है, 200 दिन का। तो मैंने अवेल्ड जिसको कहते हैं, अवेल्ड मतलब कितनी लीव्स ले ली, ये पता चल जाए कितना आ जाएगा, 550 दिन की लीव्स ले ली मैंने। कितना समझ में आया, 550 दिन की लीव्स ले ली। अब ये तो 30 सालों के लिए, अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास पर ईयर का पता चल जाएगा कि मैंने हर साल कितनी लीव्स ली, डिवाइड बाय 30। तो यार है 18.33। तो मान लो आपने
18 days पर ईयर लीव्स ले ली, ठीक है, इतनी लीव्स ली है। अब मुझे निकालना है लीव क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैक्सिमम अलाउ करता है 30 डेज, मैंने कितनी ली 18 दिन, माइनस कर देंगे 11, 12, इतने का अब मुझे क्रेडिट मिल जाएगा जिसको मैं एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बताओ, समझ में आया? एक और एग्जांपल कराएं वर्ड नंबर्स के साथ, है एक करते हैं। आओ, एक कोई क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना इसका। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर जी जो है रिटायर हुए हैं 1/12/2024 को आफ्टर 20 years एंड 10 months की सर्विस के बाद, ऑफ सर्विस, ठीक है, रिसीव्ड लीव सैलरी ₹5 लाख, ठीक है। अब इनका बेसिक सैलरी है 5,000 पर मंथ, जो कि 1,000 पर मंथ इंक्रीज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024, ठीक है। डीए कितना है अपना 3,000 पर मंथ, और जो 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। कमीशन है मेरे पास 500 पर मंथ, और बोनस है मेरे पास 1,000 पर मंथ, ठीक है। लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द सर्विस कितना लिया 480 डेज का लिया, ठीक है, 480 डेज का। और इसमें और क्या है, ही वॉज एंटाइटल्ड फॉर 30 डेज लीव एवरी ईयर, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है लीव सैलरी। एक बार क्वेश्चन देख लो। टन 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 टन। पहले एक बार क्वेश्चन का मोटा मोटा पॉइंट्स लिखो। करना नहीं अभी, करोगे मेरे साथ, पहले क्वेश्चन का पॉइंट्स लिख लो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। हो गया? हम्म। नीति, अब मेरा पहला सवाल है, इसमें अपन को ना गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए निकालना है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा,
उसके लिए तो सारा एग्जाम्प्ट हो जाता है, रिटायरमेंट पे जो भी बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए तो कुछ नहीं करना, उसके लिए तो लिख लेना है कि एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसको। ठीक। अब मेन मुद्दा क्या है नॉन गवर्नमेंट बंदे के लिए। नॉन गवर्नमेंट बंदे के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि ये 20 साल 10 महीने है, इसको मैं 21 साल करूं 20 साल करूं, क्या करेंगे हम? हैं? 21 साल। बताओ 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 बताओ। हैं? राउंड ऑफ होता है कि नहीं होता है राउंड ऑफ? है? इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ से ऊपर है ना? हाँ। इसमें होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। होता है। हम्म। हाँ। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब अपने पास क्या है, रिसीव्ड है इसका 5 लाख रुपए। बेसिक ये है। मेन मुद्दा क्या है, बेसिक जो सैलरी है उसमें आपका क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है 1/4/2024 से। और ये बंदा रिटायर कब हुआ है, 1/12/2024 को। तो जो 5,000 रुपए ये कौन सी होगी? इंक्रीमेंट के बाद वाली जो फाइनल सैलरी इसने ड्रॉ करी होगी। ठीक है, तो इसमें इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक, समझ में आया? बेसिक सैलरी, जैसे बेसिक सैलरी मुझे निकालनी है, हम तो कब से करेंगे, पूरा कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताओ? हमको अगर सिर्फ लीव सैलरी निकालनी है तो अपने को सिर्फ 10 महीने का एवरेज लेना होता है और 10 महीने का ही काम करना होता है। अब ये 1/12 को रिटायर हुआ है और 1/4 को इसका इंक्रीमेंट हो गया, कितने गैप है? 11 10 9 8 7 6 5 4, पूरे 10 महीने का ही गैप है। हैं? बता दो बता दो बता दो। हैं? हम्म। तो अपन इसकी सैलरी कैसे लेंगे, 5,000 और 4,000 करके लेंगे कि 5,000 लेंगे या 4,000 लेंगे? 5,000 लेंगे। 5,000। हम्म। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, दिसंबर में वो रिटायर हो गया। नवंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने के लिए उसकी ये वाली सैलरी आएगी जो कौन सी है, इंक्रीमेंट 1,000 रुपए का हो गया। तो पहले क्या रहा होगा, 4,000 रुपए रहा चार होगा, हजार और अब वो 5,000 हो गया। तो 1/4 से हो गया इसका इंक्रीमेंट, तो यहाँ से 5,000 रुपये आ जाएगा और यहाँ पे कितना रहेगा 2 महीने के लिए, 4,000 रुपये। 4,000 रहेगा। ठीक है, पहले बेसिक सैलरी निकाल लेते हैं और उसकी बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी कैसे आई आपकी, 5,000 × 8 मंथ्स प्लस 4,000 × 2 मंथ्स। ठीक है, इतने की निकालनी होती है, इतने की निकाल रहे हैं अपन। 5 × 8 होता है, 5,000 × 8 इज 40, और 4,000 × 2 48,000 आ गया आपका बेसिक सैलरी। ठीक है। अब अपने पास डीए लेना है अपने को। डीए अपने पर्पस के लिए कितना होगा, 3,000 × 10 मंथ्स × 60%, यही होगा। तो 10 × 60%, 18,000 रुपये। ठीक है। कमीशन लेंगे, बोनस? नहीं। बताओ। ये आ गया अपने पास, टोटल आता है 48,000 ऐड करके 66,000 रुपीज की अपनी सैलरी
फॉर 10 मंथ्स आ गई। ठीक है, अब मेरे को अगर एवरेज सैलरी निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगी, 10 महीने से डिवाइड कर दूंगी, 6600, यही आ गया। ठीक है, हम्म ये तो आ गया अपना। अब लीव सैलरी निकाल लेते हैं। लीव सैलरी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला कितना आ जाता है अपना, पहला आ जाता है एक्चुअली रिसीव्ड, 5 लाख रुपए रिसीव हुआ है। ठीक है, 5 लाख रुपए। सेकंड क्या है अपना, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 25 लाख, 25 लाख। थर्ड आता है 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी। तो यहाँ तो मैं कितना लिख दूं, 66,000 लिख दूं। ये तो निकाल लिया हमने, है ना, नोट में, इधर नोट का रेफरेंस दे देंगे, और नोट क्या अपना, ये रहा नोट 1। 66 ठीक है, वर्किंग नोट बेशक नीचे ही बनाते हैं अपन ने, थोड़ा ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ में क्या आता है, लीव क्रेडिट मैम ये इंटू में, 6600 नहीं होगा? अरे इंटू 10 मंथ्स करेंगे तो 66,000 आ जाएगा ना। बट एवरेज सैलरी। सिक्सटी अच्छा सिक्स हंड्रेड इंटू 10 मंथ्स, ठीक है। है ना, यही आएगा। ठीक, लीव क्रेडिट इनटू में क्या करते हैं, एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी तो अपन ने निकालनी है, अपने को लीव क्रेडिट निकालना है। ठीक, इसके लिए आओ, इसके लिए नोट 2 बना देते हैं अपन, नोट 2, लीव्स एक्चुअली, नोट 2 अपना, नोट 2, लीव्स एक्चुअली अलाउड कितनी थी इस बंदे को, 30 दिन की अलाउड थी। और इसने कितने दिन, कितने साल इकट्ठे करे हैं, 20 साल की 21 साल है। 21। 21 साल। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करते। ठीक, 20 साल, कितना आया अपना, 600 डेज। और इसमें अवेल कितनी करी है इसने, 480, 480 अवेल कर ली ना इसने, अवेल्ड 480 डेज। तो एज पर एम्प्लॉयर, अरे यार, एम्प्लॉयर इसका क्रेडिट कितना बनता है, 600 माइनस 480, 120 दिन। 120 120 दिन। ठीक है, बट क्या हम इस क्रेडिट को लेंगे, ये तो किसी रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे पास क्या आता है, एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स की तरफ से कितना अलाउड था, 30 डेज। 30 डेज। और एक्चुअली टेकन कितना है इसने, 480 डिवाइडेड बाय, अगर मैं क्या कर दूं, 20 सालों के लिए ना, 480 डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स, तो मेरे पास पता चल जाएगा 20 साल में इसने कितनी ली, हम्म 24। 24। तो कितने बनते हैं, 6 डेज के क्रेडिट बनते हैं इसके। हम्म ठीक है, अब 6 डेज का क्रेडिट क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। 6 डेज का क्रेडिट 20 साल, 1 साल का निकला था ना वो तो, 30 डेज तो, इनटू में एवरेज सैलरी कितना है, 6600। तो कितना और होता है, 6 इंटू 20 इंटू 6600 इज 7,92,000 रुपीज। तो सबसे कम क्या आता है अपने पास, सिक्सटी सिक्स ये थाउजेंड वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो एक्चुअल टैक्सेबल लीव सैलरी कितना आया, 5 लाख में मिला था इसको, 5 लाख माइनस 66,000
इक्वल्स टू में 4,34,000 रुपीज, जो क्या आ गया इसका टैक्सेबल अमाउंट है। बताओ, अगर हम इसमें ये भी नहीं निकालते ना, ये मतलब 120 दिन की जरूरत नहीं थी निकालने की, सीधा ये वाला कर लेते तब भी कोई इशू नहीं था। ठीक है, तो अब बताओ, भी लीव सैलरी में थोड़ी क्लैरिटी मिली है। हमको लीव सैलरी में दो चीज देखनी है। अवेल्ड, अवेल्ड क्या होता है, जो उसको एम्प्लॉयर की तरफ से छुट्टियां मिली थी और जो उसने ले ली, एम्प्लॉयर से ले ली। और क्रेडिट क्या होता है, एज पर इनकम टैक्स कितनी लीव्स बची है। ठीक है, तो अगर आपको अवेल्ड दे रखा है तो उसको तो आप ईयरली कन्वर्ट करके 30 में से माइनस कर दो, क्योंकि इनकम टैक्स का तो फिक्स है। जैसे अपना 24 निकल के आया था, अपन ने पता लगा लिया कि 6 दिन हर साल उसका क्रेडिट बच रहा है। बट अगर आपको अवेल्ड नहीं दिया क्वेश्चन में, आपको क्रेडिट दिया है कि इतना क्रेडिट बच रहा है, तो आपको एज पर कंपनी पॉलिसी कितना मिलता है और आपने कितना क्रेडिट ले लिया, उसका डिफरेंस निकाल के आप क्या पहुंचाओगे, अवेल्ड पे पहुंचोगे। फिर इस अवेल्ड का डिफरेंस किससे लोगे, एज पर इनकम टैक्स कितना अलाउड है। ठीक है, अवेल्ड में आपका काम इजी हो जाता है, बट अगर आपको क्रेडिट दे दे तो आपको फिर दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उसने एक्चुअली में ली कितनी और एज पर इनकम टैक्स कितनी मिलनी चाहिए थी। बताओ 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 बताओ, है बताओ, कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं? अब चले आगे वाली पे, यस मैम। लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन, बढ़ो जा, इसके ही अलग अलग नाम है। रुको। मैंने जब इसको लिखवाया था तो मैंने, हाँ, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये किस लिए मिल रहा है आपको, कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ क्या जा रहे हैं, बच्चों के साथ घूमने या वकेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद ही जाओ। इसमें ड्यूरिंग द जॉब भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो हर साल आपको बोला जाता है कि आपके पास इतने क्रेडिट्स होते हैं, तभी तो इसमें अपने को क्या मिलता है, ब्लॉक क्रेडिट देखना पड़ता है कि 4 साल में आपको 2 लीव्स अलाउड, मतलब 2 बार ऐसे घूमना अलाउड है, जिसमें हम आपका ट्रैवल वगैरह का खर्चा देख लेंगे। तो आपको इसमें रिटायरमेंट पर ही जाने की जरूरत नहीं है, आप रिटायरमेंट से पहले भी जा सकते हो सकता है कोई ऐसा साल आए ब्लॉक का जिसमें आप बीच में रिटायर हो रहे हो, तो आप कह रहे हो अब रिटायर होके ही घूमने जाऊंगा, वो कर सकते हो। बट इसमें लोग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द जॉब ही जाते हैं। और इसमें अपने को क्या देखना होता है, इसमें अपने को फिर टैक्सेबिलिटी देखनी होती है। ठीक है, ये अपना प्योरली क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट, जो आप रिटायरमेंट पे देखते हो, लीव सैलरी का, कि आप इतने साल आपने काम करा और इतनी इकट्ठी कर ली छुट्टियां, अब उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। लीव ट्रैवल कंसेशन आपका ईयरली बेसिस पे हो सकता है या वंस इन 2 ईयर हो सकता है, जैसे आप घूम रहे हो। ठीक है, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नो मैम। है? इसमें आपके फैमिली में कौन आता है, आपके स्पाउस आता है और आपके बच्चे आते हैं। अब बच्चों के लिए क्या था स्पेसिफिकली इसमें, है 19, कौन सा डेट था, 1994, क्या था, हाँ, इसमें था आपका
1998 था आपका, देखो। आओ 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 आओ, आओ। और लीव इनकैशमेंट ही क्या हुआ? लीव इनकैशमेंट जैसे का जो आपने, मतलब कंपनी की पॉलिसी होती है कि आप एक साल में, मान लो आपके क्रेडिट कितने बने थे, लीव्स के क्रेडिट बने थे, मान लो 5 दिन के लीव के क्रेडिट करे थे, तो इसी को इनकैश कराने को ही लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। तो ये अलग से ओके एज मैम। सच कोई टॉपिक नहीं है आपका जिसकी में आप टैक्सेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, ओके मैम। मतलब हम्म। इस साल की लीव इसी साल इन कैश करा ली, या अगले साल इन कैश करा ली मैंने, हम्म। जैसे कंपनी की पॉलिसी है कि आप लीव इन कैश करा लो, या फिर आप लीव क्रेडिट लेके चले जाओ, अगले साल में लीव क्रेडिट लीव ले लो ज्यादा, तो वो वाला पॉइंट आ जाता है। सेकंड पढ़ रहे हैं हम, लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, यहाँ पे मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 1/10/1998, ठीक। कि अगर बच्चा इसके बाद हुआ है तो मुझे सिर्फ 2 अलाउड है, इससे पहले हुआ है तो जितने भी हो जाए, जितने भगवान की श्रद्धा, ठीक है उतने। ठीक। अब 1998 के बाद भी अगर बच्चा हुआ है, और या तो पहला क्या हो गया, मल्टी बर्थ, हम्म। और उसके बाद दूसरी बार जब करा तो एक हुआ, ठीक है, तो हम्म। सारे अलाउड हो जाएंगे। मल्टी बर्थ में आपके चाहे यहाँ पे 2 हुए हो चाहे 4 हुए, जितनी भाई उस इंसान की कैपेसिटी, ठीक है, तो 2+3 भी हो जाएगा, 4+1 भी हो जाएगा, फर्स्ट अगर मल्टी बर्थ हुआ है तो। ठीक। अब अगर क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट नॉर्मल हुआ हो और सेकंड मल्टी बर्थ हो गया हो, इस पे तो किसी का हम्म। वो कुछ नहीं है ना। हम्म। तो फर्स्ट नॉर्मल तो काउंट हो जाएगा, बट सेकंड टाइम जब डिलीवरी हुई उस लेडी की, उसने मल्टीपल बर्थ्स कर दिए, तो इसमें भी सारे ले लोगे आप। बट फिर ऐसा नहीं करना है कि भाई इसके बाद भी एक हो गया तो उसको भी काउंट कर लो, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम 2 अलाउड होते हैं, पर अगर आपका एक टाइम, किसी भी एक टाइम आपका मल्टीपल बर्थ हो गया तो फिर सब बच्चों को काउंट कर लिया जाता है, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है इसका, कि जब 2 से ज्यादा बच्चे आपके अलाउड हो जाते हैं, ठीक है। और 1998 से पहले तो जितने भी थे सब अलाउड हो जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरी फैमिली में कौन आ जाता है मेरा? एक तो स्पाउस तो हमेशा रहती है, स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है। क्या मेरे पेरेंट्स वगैरह आते हैं इसमें? हम्म। डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं। डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं। मैम तो स्पाउस और चिल्ड्रन भी आते हैं। स्पाउस चिल्ड्रन तो ऑलवेज फैमिली होती हमेशा है, आते ठीक हैं। है। हम्म। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पेरेंट्स, पेरेंट्स और लिखना था, ब्रदर पेरेंट्स सिस्टर। और आपके ब्रदर और सिस्टर, सिस, अगर ये भी डिपेंडेंट है तो वो सब भी आपकी फैमिली का पार्ट मान लेंगे। बट स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो नहीं हो, डिपेंडेंट अपना कुछ कर रहे हो और साथ में हो नहीं हो, जैसा भी है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज फैमिली, ठीक है। आपकी खुद की फैमिली, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अब इसमें आता है कि फैमिली का मतलब समझ में आ गया। अब लीव ट्रैवल कंसेशन कर रहे हैं तो आप ट्रैवल करते टाइम आपका क्या क्या होता है? एक तो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, ठीक है। एक आपका होता है होटल का, जहां पे आप क्या करते हो, स्टे करते हो। और एक आपका होता है फूड का, ठीक है, फूड का। ये 3 मेन खर्चे हैं, शॉपिंग का तो वैसे भी भाई काउंट ही नहीं कर रहे शॉपिंग तो, ठीक। ट्रैवलिंग का खर्चा तो आपका कंसीडर करा जाएगा कि, क्योंकि नाम ही क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। क्या फूड और होटल का खर्चा अलाउड होता है इसमें मेरा? नहीं, नहीं। बेशक मेरा एम्प्लॉयर मेरे को रिम्बर्स करके दे दे, पर इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता, इनकम टैक्स में सिर्फ ट्रैवलिंग का अलाउड होता है। अब इसमें बात आती है कि आप ट्रैवल कैसे कैसे कर सकते हो। ट्रैवल आप कर सकते हो बाय एयर, बाय ट्रेन, बस भी आ जाती है आपकी, और कोई ऐसी जगह जहां पे आपको इन तीनों की जगह कुछ और यूज हो रहा हो, जैसे हो गया घोड़ा गाड़ी हो गया, या आपका बुल बुल्क कार्ट होता है आपका, है बैलगाड़ी, ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर बाय एयर हम जा रहे हैं तो हम क्या लेते हैं? इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास का
फेयर जितना होता है उतना आपको अलाउड हो जाता है। और शॉर्टेस्ट रूट होता है, लॉन्गेस्ट रूट होता है शॉर्टेस्ट रूट का। टेस्ट। ठीक है, बेशक तुम यहाँ से टाप के यहाँ गए, फिर यहाँ से टाप के यहाँ गए, फिर ऐसे गए, पर अपन को क्या देखना है, शॉर्टेस्ट रूट क्या था उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, जहां तुम गए और जहां से तुम निकले उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लिया जाएगा। और अगर वहां पे प्लेन जाता है या तुम प्लेन से गए हो तो आप अपना इकोनॉमी क्लास का वो खर्चा देख लेते हैं। अगर आप ट्रेन से गए हैं तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट किसका अलाउड होता है, शॉर्टेस्ट रूट किसका अलाउड रहता है, फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास एसी का। ठीक है, फर्स्ट क्लास एसी का जो ट्रेन का टिकट रहेगा वो आपको क्या करा जाएगा, अलाउ करा जाएगा अगर आप ट्रेन से जाते हो तो। अब बस से अगर गए हैं तो बस में क्या देखना होता है मेरे को, अगर आपका क्या है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट है या फिर आपका अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड मेनली आपका क्या आता है, जो गवर्नमेंट वाली बसेस चलती हैं उनका। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट बस है या गवर्नमेंट ने किसी उसको ड्राइवर वगैरह को या किसी भी ट्रैवल एजेंसी को जो बसेस चलाती है उसको रिकॉग्निशन दे रखी है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं क्या, डीलक्स जो सीट होती है आपका, ठीक है, जो डीलक्स सीट होती है आपका उसका फेयर कितना आया है, उसका खर्चा आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, बस में अपने पास दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है रिकॉग्नाइज्ड वाला और एक आ रहा है आपका अनरिकॉग्नाइज्ड वाला। ठीक, अब अगर आपका क्या है, रिकॉग्नाइज सिस्टम में है तो आपको फर्स्ट क्लास जो कि डीलक्स डीलक्स बस की रहती है उसका, या फिर जितना आपने किया है, जितना स्पेंड हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, विच एवर इज लोअर का आपको अलाउड हो जाता है डिडक्शन। अब अगर मैं अनरिकॉग्नाइज में जा रही हूँ तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट क्लास एसी का जो एसी ट्रेन का जो रहता है वो आपको खर्चा अलाउड हो जाएगा, और या फिर जो एक्चुअल में आपने एक्चुअली स्पेंड। ठीक है, एक्चुअली स्पेंड आपका हर किसी में आएगा, हो सकता है आप एसी एयर में भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, तो इकोनॉमी क्लास ले लो या जितना आपने खुद खर्चा करा है विच एवर इज लोअर वो मिल जाएगा। ट्रेन का भी यही सीन है और बस का भी यही सीन है। बस में क्या आ जाता है, देखो, एयर से गए हो तो कंपैरिजन में आपका एयर का इकोनॉमिक का आ जाता है, ट्रेन से गए हैं तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी का आपका आ जाता है, उससे कंपेयर कर लो। बस से जा रहे हैं तो बस में आपके दो मोड हो सकते हैं, या तो आप रिकॉग्नाइज सिस्टम से जा रहे हो या अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज से गए हैं तो हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास एसी का डीलक्स बस का किराए से कंपेयर कर लेते हैं। बट अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो अनरिकॉग्नाइज में तो पता ही नहीं, जैसे प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स है तो भाई कोई भी बस कितना भी ले सकते हैं, अब इसमें कंपैरिजन कैसे करें, तो इसके लिए हम किस पे चले जाते हैं, ट्रेन पर ही। कि अगर बस अनरिकॉग्नाइज्ड है तो आप ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास का एसी है उससे चले जाओ। अब अगर आपके पास अदर ऑप्शंस आ जाते हैं, अदर्स, अदर्स में आपका खुद का प्राइवेट कार भी हो सकता है, आपका ट्रैवलर अगर आपने कोई बुक कर लिया वो, या फिर जहाँ पे आपका घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, घोड़ा, बैल, ठीक है, इन सब से अगर आप जा रहे हैं तो इन सब में वो सब कैटेगरी किस में चली जाएगी, अदर्स की कैटेगरी में चले जाएगा। अब यहाँ पे कैसे कंपेयर करते हैं हम, जो अपना फर्स्ट एसी का ट्रेन का टिकट रहता है उससे कंपैरिजन में कर लेते हैं। अब आप रियल लाइफ में अगर आप हो तो आपको रियल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है कि क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट देखना पड़ता है अपने को कि शॉर्टेस्ट रूट कितना है। पर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दे देगा कि शॉर्टेस्ट रूट है, इतना डिस्टेंस है, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए लॉन्गेस्ट रूट दे दे या कोई सा भी दे दे। तो अपन को किस पे जाना है, जो शॉर्टेस्ट रूट है उस पे जाना है, उसका फर्स्ट क्लास एसी का ट्रेन का टिकट जो रहता है उससे कंपेयर करना है। और फिर अपन को एग्जेम्पशन निकालनी है कि भाई इतना एग्जेम्प्ट है, तो बाकी जो बचा वो अपना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ 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 बताओ। मैम। जैसिका, यस मैम, आ गया।
बताओ। है, इसमें अपने पास क्या है, 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयर में तो सिर्फ एयर से कर रहे हैं, ट्रेन है तो सिर्फ ट्रेन से कंपेयर कर रहे हैं। अगर बस है तो बस में भी कौन सी बस है उस पे देखना है। रिकॉग्नाइज्ड है तो उसका खुद का डीलक्स बस का फर्स्ट क्लास का देख लो। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो मैं ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी पे चली जाऊंगी। अगर मेरा कोई अदर मोड है, प्राइवेट है, कैब है, कोई और है, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी से अगर मैं जा रही हूँ, तो उस केस में भी मेरे को किससे कंपेयर करना है, ट्रेन से करना है। अब आप ये बोल सकते हो कि मैम प्लेन से क्यों नहीं करना, क्योंकि ट्रेन अपनी बहुत सारी जगह जाती है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेन्स भी नहीं जाते, तो वहाँ पे ट्रेन चले जाते हैं, तो रेलवे नेटवर्क अपना बहुत बड़ा है, तो इसलिए ट्रेन से ही सारा कंपैरिजन में चला जाता है अपना, इस वजह से। ठीक है, बताओ 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 बताओ। डन मैम। ठीक है। और कई बार अगर आपको समझना है कि रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो हो सकता है ऐसा लिखा हो, कोई नेशनल लिखा हो या फिर हम्म। स्टेट वगैरह करके ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे हो, ताकि पता चल सके कि रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। और फिर भी कंफ्यूजन रहे तो हमेशा नोट लिख कर आना कि हमने क्या अज्यूम करा है। और अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा तो हमेशा अनरिकॉग्निशन पे चले जाना, कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, या क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं करा है तो। ठीक है, बताओ और कोई टॉपिक। बताओ बताओ बताओ, है सैलरी में और कोई दिक्कत। निवेदिता का वॉइस मैसेज आया। मैम, क्या कह रही है। कुछ करके ऊपर मैम, काम कर चल रहा है, कुछ करके ऊपर हो रहा है। और क्या ये नहीं आ रही, इसके घर पे कंस्ट्रक्शन का पता नहीं क्या काम चल रहा है इसके गली में। चलो, बताओ कोई और टॉपिक। सैलरी में कोई और दिक्कत, डीटी में कोई और दिक्कत। आईडीटी तो फिर मैं तुमको फिर ऑडियो या रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, फिर बताओ। हम्म। है, नहीं डीटी ठीक सही चल है। रहा है अपना। है, हाँ, डीटी तो आ सही है, रहा है। आ रहा है। कोई नहीं, आईडीटी मैं तुमको रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। मैम, आज पीजीबीपी शाम। में उतना ही है ना, जो डेप्रिसिएशन वगैरह वाला किया था वही कर लेना बस रिवाइज। पीजीबीपी में मैं कुछ और ऐड अगर करके तुम्हें दूं, तो तुम हम्म। अगर उसको देखो, तुम्हें हम्म। जितना समझ में आया तो तुम कर लेना, अदरवाइज फिर तुम उसे हम्म, छोड़ देना। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, पीजीबीपी में मोटा मोटा आपको क्या ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन का तो कैलकुलेशन वो आपसे पूछता है, इसलिए वो समझाया मैंने तुमको। ठीक, हम्म। उसके रेट्स याद रख लेना। बिल्डिंग और फर्नीचर में कितना 10% है। टेन प्लांट एंड परसेंट मशीनरी अपना कितना जाता है, 15 पे जाता है। 15%। कंप्यूटर और उसके साथ वाले 40 पे चले जाते चालीस हैं। परसेंट ठीक है, शिप वगैरह हम्म। वो पूछता नहीं है अपन से। ठीक, और इसमें क्या था, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना है। इसमें पीजीबीपी में कुछ बातें क्या आती हैं, कि भाई अलाउड कितना था, खर्चा करना कितना था, और तुमने कितना करा है। अगर तुमने लिमिट में करा है तो सब ठीक है, हम्म। तुम्हें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। बट मान लो 500 रुपये अलाउड था, तुमने 1000 रुपये का कर दिया, तो हम 500 माइनस कर देंगे। अब माइनस करना या डिसअलाउ करना क्या आता है, खर्चा होगा तो उसको ऐड बैक करते हैं, इनकम होता तो उसको रिड्यूस करते हैं। अगर वो हम्म। पीजीबीपी हेड की नहीं है, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, तो उसको दूसरे हेड में लेके जाएंगे। यहाँ से उसका ट्रीटमेंट ये देखना है, एक्सपेंस होगा तो ऐड बैक करा जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट कम करता है एक्सपेंस। और अगर हम्म, इनकम होती है तो इनकम प्रॉफिट बढ़ाती है। बट बढ़ा अगर वो देती किसी है। और हेड की इनकम है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा लेस करना पीजीबीपी में पड़ेगा। से, और दूसरे हेड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और बातें हैं वो मैं तुमको एक बार बता दूंगी, उसमें तुम्हारे हम्म। दिमाग में जितना स्टोर हो जाए ठीक है, अदरवाइज उसको कुछ नहीं करना, तुम उसको साइड कर देना। क्योंकि अभी बहुत न्यू पढ़ोगे तो पुराना वाला भी भूल जाओगे। ठीक है, हम्म। पीजीबीपी का जो भी क्वेश्चन आता है, मेन आपको ये ध्यान देना होता है कि ये जो खर्चा है, इसका मुझे हम्म। कुछ करना है, नहीं करना है, या इसको ऐड करना है, लेस करना है, या इसको कांस्टेंट रहने देना, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। आपको हर एक पॉइंट पे यही डिसाइड करना है कि एक्सपेंस के साथ क्या होगा, इनकम के साथ क्या होगा। और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन मोस्टली आपको दे दिया होता है। डेप्रिसिएशन आपको कैसे दिया होगा, एक आपके पीएनएल में आ रहा होगा। पीएनएल वाला हमेशा कैसे होगा, एज पर अकाउंटिंग। और एक आपको या तो वो
डिटेल दे देगा कि ओपनिंग इतना था, बीच में परचेज इतना कर लिया, सेल इतना कर लिया, तो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे एज पर इनकम टैक्स। इनकम या वो टैक्स। खुद कैलकुलेट करके दे देगा कि एज पर इनकम टैक्स मेरा डेप्रिसिएशन इतना आ रहा है। तो अब इस केस में क्या करोगे, अकाउंटिंग वाला माइनस हुआ होगा तो उसको ऐड कर देंगे, और जो एज पर इनकम टैक्स आएगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। कभी ये मत करना कि गैप कर दे, मतलब मान लो ये 500 था और ये निकल के आया 750, तो तुम बोलो इस 750 माइनस करने थे, 500 ऐड करने थे, तो नेट में ले लो। नेट में लेते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं गलती होने के। तो ये मत करना, हमेशा पूरा पूरा माइनस करना, पूरा पूरा ही लेस करना। ठीक है। ठीक, और कुछ बातें जो भी होगी वो मैं तुम्हें कल तक भेज दूंगी। ठीक है, और कल तक ही मैं तुम्हें आईडीटी भी भेज दूंगी। ठीक है। आईडीटी में ओके। मेनली अपना ध्यान किस में रखना है, बेसिक्स अपना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही अपने बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्टेड रहते हैं। अगर जो चीज सप्लाई ही नहीं बनी, जैसे अपना रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, अपना सप्लाई वाला हम्म। चैप्टर है, या अपना जो बेसिक में पढ़ा था कि भाई ये आउट ऑफ जीएसटी है, ठीक है, तो अगर वो जीएसटी में नहीं आएगा तो फिर उस पर जीएसटी की बातें ही नहीं होगी। तो कई बार बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे को यही ध्यान नहीं रहता है कि भाई ये तो जीएसटी में है ही नहीं। ठीक है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम दोनों में आता है, जीएसटी में आता है और पुराने में भी आता है। ठीक है। हम्म। अगर कुछ सप्लाई ही नहीं बना तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। और रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स अपने को, तो 3 चैप्टर तो अपने बहुत सही करके जाना है, क्योंकि इन पर हम्म। मोस्टली क्वेश्चन का जवाब टिका होता है कि भाई ये होगा या नहीं होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है पर पूछ लेता है, तो तीनों पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू बहुत कम पूछा है, प्लेस और टाइम फिर भी 1-2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है। तो हम्म। 5 से 6 और ई वे बिल अपना, और अपना टीडीएस टीसीएस। ठीक है, ये 7-8-10 टॉपिक कम से कम यहाँ पे हैं, और आपके 10 टॉपिक यहाँ पे, 20 चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अपना पेपर इसी में से आता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सारा डीटी तो ऑलमोस्ट तुम्हारा है, रिवाइज भी डीटी काफी बार हो गया, आईडीटी कल तक अपन इसको कर लेंगे, आईडीटी को भी। ठीक है। अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना है तो मुझे बताना, तो फिर मैं शाम को, हो सकता है कल शाम को फिर तुम्हारा लाइव ले लूं, बेशक अपने घर पे ले लूं चाहे इधर ले लूं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बस ओके मुझे मैम। तुम बता देना कि मैम हमको ये समझ में नहीं आता। ठीक है। तो घबराने यस वाली कोई मैम। बात नहीं है, डीटी भी अपना हो गया, आईडीटी भी अपना हो जाएगा। ठीक। और कुछ नहीं। नहीं मैम। ठीक है। कस्टम, कस्टम भी रिवाइज कराऊं? कस्टम तो अभी फ्रेश ही पढ़ा है वैसे, है ना, अभी तो फ्रेश उसमें तो पड़ा है बहुत अभी। ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक, तो उसमें देख लूंगी, अगर मैं कुछ मुझे लगेगा तो मैं दोबारा रिकॉल करा दूंगी उसको। बाकी फिर जैसा भी हो मुझे बताना। ठीक है। पहले तो मैं आईडीटी रिकॉर्ड करके तो मैं ऑडियो नोट्स भेज देती हूँ उसके। ठीक है। और कोई ठीक है दिक्कत, मैम। कोई और चैप्टर में परेशानी, डीटी में कोई चैप्टर में परेशानी है? नहीं। कैपिटल गेन ठीक है। कैपिटल यस गेन तो मैम। हमने हर क्लास में बहुत बार रिवाइज कराया गया है ना, तो कैपिटल गेन भी ठीक है। ठीक है, फिर तो हो गया, अब क्या बचा है, क्यों टेंशन लेते हो, सब हो गया। ठीक है। बताओ। है। यस मैम। ठीक है। डर लगना चाहिए बट इतना भी डर नहीं लगना चाहिए कि पेपर में बिल्कुल ही दिमाग फटे है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सब सही चल रहा है अपना। ठीक है। यस और मैम। तबीयत का ध्यान रखिए प्लीज। है ओके ना। मैम। हाँ, स्टीम वगैरह लेते रहो, नीति जैसिका भाई, इतने कपड़े मत धोना कि ठंडी लग के तुमको बुखार हो जाए, और नहीं तो नहीं कपड़े नहीं बाद में धुल मैम। जाएंगे। परफ्यूम डाल डाल के तुम चला लो, कोई सूंघने नहीं आ रहा तुमको। हाँ, नहीं तो अभी हल्का हल्का बुखार लग रहा था, फिर इतने कपड़े धोएगी कि बुखार में पैदा होगी, ये करना ही नहीं है भाई। ओके मैम। हाँ, नहीं तो 50-60 रुपए देके धोबी को दे दो, बोल दो भाई तू 2 हफ्ता धो दे मेरे कपड़े, बाद में मैं धो दूंगी। हाँ, नहीं तो सही में पानी बहुत ठंडा होता है यार, उस वजह से नुकसान हो जाता है, नहीं रिस्क लो यार, हम्म। इतना कोई रिस्क नहीं लो। ठीक है, अपना तबियत का ध्यान रखो, कवर करके रखो अपने आप को, और पढ़ते रहो। और टाइम से सो, टाइम से उठो। नींद नहीं पूरी होती है तो दिन में भी झूलते रहते हो। ठीक है। यस मैम। और कोई दिक्कत आए तो मुझको बताना, सबको घूसा मार दूंगी मैं फिर आगे। ओके ठीक है। मैम। ठीक है। चलो, ओके गाइस, यस बाय। मैम। कोई दिक्कत हो, बाय कोई मैम। परेशानी हो, कभी भी किसी टाइम फोन कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, कुछ भी कर लेना। ठीक है। मैम और मैं है यहाँ पे तुम्हारे साथ, पेपर 17 तारीख तक बने रहेंगे।
बेशक मेरे एक ही सब्जेक्ट है, बट हाँ सपोर्ट पूरा बना रहेगा मेरा। ठीक है। यस मैम। यस ओके। मैम। चलो बाय, टेंशन नहीं लो, आईडीटी भेजती मैं तुमको, ठीक है। बाय यस बाय। मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय।